प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्वर्णिम विजय मशाल जलाई। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने स्वर्णिम विजय वर्षा के लोगों का अनावरण किया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अनंत ज्योति से जलाए गए 4 विजय मशाल को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जाएगा, जिसमें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गाँव शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वर्णिम विजय वर्ष के लोगों का अनावरण किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत राजनाथ सिंह ने किया। मंगलवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंत्रालय ने कहा, दिसंबर 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान सेना पर एक निर्णायक और ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसके परिणाम स्वरूप एक राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। 16 दिसंबर से राष्ट्र भारत पाकिस्तान युद्ध का जश्न मनाएगा, जिसे स्वर्णिम विजय वर्ष भी कहा जाता है। देश भर में विभिन्न स्मरणीय घटनाओं की योजना बनाई गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 2019 सत्र से संबंधित बीमा के तहत 9 लाख किसानों को 1252 करोड़ रुपए की राशि दी है। राज्य सरकार ने 2018 से 2019 रबी के लिए 122 करोड़ रुपए के फसल बीमा प्रीमियम को मंजूरी दी थी, जिसे पिछली तेलुगु देशम पार्टी की सरकार ने लंबित रखा था। वहीं खरीफ 2019 के लिए राज्य सरकार ने किसान का 468 करोड़ रुपए का हिस्सा और अपना 503 करोड़ रुपए का हिस्सा बीमा कंपनियों को दिया था। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा, हम हमेशा एक किसान समर्थन राज्य रहे हैं। हमने जो योजनाएं लागू की हैं, उनसे हमने पिछले 18 महीनों से किसानों को लाभ पहुंचाया है और इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण दिया है कि सरकार अपने किसानों की देखभाल कैसे कर रही है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की युवा शाखा ने मंगलवार को लोसार त्योहार मनाया। लोसार को बौद्ध समुदाय के नए साल की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण एलबीए ने एक प्रतीकात्मक उत्सव बनाया, जो पवित्र प्रार्थनाओं के साथ शुरू हुआ और इसके बाद पवित्र प्रार्थना ध्वज तारचेन के साथ काके तेसो लार्जलो जाप के बीच चौहान विहार में एक छोटी सभा से पहले शुरू हुआ। कोरोना वायरस महामारी के कारण थमी तीर्थयात्री ट्रेन एक बार फिर शुरू होने जा रही है। ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए रेलवे ने विशेष टूर पैकेज तैयार किया है। अगले महीने चलने वाले इस ट्रेन से प्रसिद्ध 4 ज्योतिर्लिंग, जिनमें महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर एवं सोमनाथ के साथ द्वारकाधीश मंदिर और साबरमती आश्रम के दर्शन होंगे। बता दें, 27 जनवरी को जालंधर से यह यात्रा शुरू होकर लुधियाना, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत के रास्ते दिल्ली से जयपुर होते हुए रवाना होगी। जम्मू कश्मीर में आज जिला विकास परिषद के 7वें चरण में 31 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इनमें कश्मीर डिवीजन में 17 और जम्मू डिवीजन में 18 सीटों पर 68,07,115 मतदाता 258 उम्मीदवारों के भाग्यों का फैसला करेंगे। वहीं मैदान में 72 महिला प्रत्याशी भी हैं। दूसरी तरफ मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। बिहार में भाजपा जेडीयू सरकार ने मंगलवार को राज्य के सभी लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि यह बीजेपी और एनडीए का सबसे महत्वपूर्ण चुनावी वादा था और यह बिहार की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा है। साथ ही साथ बिहार कैबिनेट ने 20 लाख रोजगार सृजित करने को भी मंजूरी दे दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 21वें दिन भी जारी है। किसान लगातार सरकार से नए कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब किसानों ने सरकार को लिखित जवाब दे दिया है कि उन्हें सरकार का संशोधन का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। वहीं आज कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दायर याचिका में कहा गया है कि धरना प्रदर्शन से आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ किसानों ने आज चिल्ला बॉर्डर को पूरी तरह से दिल्ली जाने के लिए बंद कर दिया है। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने मंगलवार को एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन डाक पे लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जोड़ा गया है। इस ऐप के लॉन्चिंग के मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस ऐप के जरिए डाक विभाग से जुड़ी अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज भी ऑनलाइन ली जा सकती है। 16 दिसंबर 2012 निर्भया सामूहिक दुष्कर्म की घटना को आज 8 साल पूरे हो गए हैं। 16 दिसंबर की रात चलती बस में 6 दरिंदों ने 21 साल की निर्भया के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद मामले में 4 दोषियों को 20 मार्च 2020 को फांसी लगाई गई थी। वहीं गैंगरेप हत्या मामले की पीड़िता निर्भया की मां आशा देवी ने कहा, हमारा केस साफ था, फिर भी न्याय मिलने में 8 साल लगे। उन्होंने कहा, सरकार और न्यायालय को सोचना होगा कि इतना लंबा समय क्यों लगा और कानून में बदलाव करने होंगे।